नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल क्विक ट्रिक बंसी में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 12 समकालीन विश्व में राजनीति का अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से आए अमेरिका के सामने और उन्होंने अमेरिका का सामना कैसे किया और आज भी वो कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी इस सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लें, यानी परिचय क्या है, यानी इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम ये जानें, सन 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवता व्यवस्था को टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रायद्वीप को सीमित कर पाएंगे या नहीं। यानी क्या, देखो, जब आपको पता है कि दो ध्रुवता का अंत हो चुका था, यानी सोवियत संघ विलुप्त होने के बाद दुनिया में एक ही शक्ति कायम बची थी, वो थी सिर्फ अमेरिका। अब भाई अमेरिका इतना शक्तिशाली और सक्षम देश हो चुका था कि कोई भी देश उसकी टक्कर नहीं ले सकता था। इसके लिए सभी देशों ने और सभी जो भी विकसित देश थे, विकासशील देश थे, उन्होंने सोचा कि भाई अमेरिका से टक्कर लेने के लिए एक देश कभी भी उसका सामना नहीं कर सकता। हमको एक संगठन बनाना पड़ेगा और संगठन के माध्यम से हम इसके कुछ हद तक पास पहुंच सकते हैं, इसका सामना अच्छे से तब भी नहीं कर सकते। और उन्होंने जो भी संगठन बनाए उसके माध्यम से क्या कहा कि इसका टक्कर लेने का, इसका सामना करने के लिए ये संगठन बनाए गए थे। और दुनिया में अमेरिका की दादागिरी को कम करने के लिए ये संगठन बनाना जरूरी हो गया था, क्योंकि अमेरिका अपना शक्ति पूरे वर्ल्ड में दिखाना स्टार्ट कर दिया था और सभी पर अपने अधिकारों को जताना, अपनी दादागिरी दिखाना और स्टार्ट कर दिया था। जिसकी वजह से सोचा गया भाई कि क्या अगर कोई सत्ता आती है उसके विकल्प के केंद्र में, क्या ये अमेरिका के सीमित ही रह पाएगी, क्या अमेरिका के प्रांत को सीमित ही कर पाएगी कि नहीं, ये इसकी शक्तियों को रोक पाएगी कि नहीं, इसकी जो तानाशाही को रोक पाएगी कि नहीं। इसके लिए अन्य शक्तियों का जन्म होना जरूरी हो गया था और ये जरूरी भी था। फिर क्या हुआ, यानी कौन कौन से संगठन बने उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम एक ही के बारे में चर्चा करेंगे और अगली वीडियो में हम आसियान के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम यूरोपीय संघ के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे क्विक ट्रिक बंसी को चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और चलिए आपका समय ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यानी क्या हुआ, यहाँ पर जो यूरोप वाला क्षेत्र था उसमें एक संगठन बना यूरोपीय संघ, और एशिया में एक संगठन बना क्षेत्रीय संगठन, वो कौन सा था, आसियान, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और उसका नाम क्या है, आसियान का उदय दमदार शक्तियों के रूप में हुआ। यानी बेहतरीन तरीका से इसका उदय हुआ, जन्म हुआ। और यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनी और कमजोरियों को क्षेत्र पर समाधान ढूंढ लिया। यानी जो भी इन देशों में समस्याएं हो रही थी, लड़ाई भी हो रही थी, गृह युद्ध हो रहे थे, जो भी समस्या थी अपने क्षेत्र में ही इन समस्याओं का हल कर लिया और अपने देश की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए, शांति कायम करने के लिए ये अपनी देश के अंदर ही एक संगठन बनाया। और इस संगठन के कारण इन्होंने अपनी विश्व में एक अलग पहचान बनाई। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे कैसे यूरोपीय संघ पनपा और आसियान कैसे कैसे पनपा। तो जब इन्होंने जो समाधान ढूंढ लिया अपने क्षेत्र पर ही, तो साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों से अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्र व्यवस्था विकसित करना और इस क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था को का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। यानी इनका संपूर्ण उद्देश्य क्या था, एक तो वहां पर शांति कायम करना और दूसरा क्या था, शांति कायम करने के बाद क्षेत्र में जो भी समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को हल करना और उनमें वहां पर कौन कौन सा विकास करके हम उसकी अर्थव्यवस्था को, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए संगठन को बनाना जरूरी हो गया था। क्योंकि यूरोपीय संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही बहुत बुरी तरीका से इसकी दयनीय हालात हो गई थी और जिसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आ चुकी थी। इस अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए इन संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
और महत्वपूर्ण भूमिका इतनी निभाएगी, आज आने वाले समय में अमेरिका भी इनसे पीछे जाता जा रहा है। और एशिया भी आने वाले समय में, चीन जो एक विकल्प के रूप में उभर रहा है, भारत और चीन, ये भी आने वाले समय में अमेरिका की बराबरी कर सकते हैं। चलो ठीक है, वो आगे चर्चा करेंगे हम। अब इसमें पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या, उसके उद्देश्य क्या थे, यानी इसमें पढ़ना क्या है हमें। अभी हम परिचय पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई संगठन नहीं पढ़ रहे, ओनली इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है। चीन की अर्थव्यवस्था उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। जब तक जो तो ये संगठन बन ही रहे थे, जब तक क्या हुआ, चीन ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा और एक नाटकीय आर्थिक यानी नाटकीय प्रभाव डाला पूरे विश्व पर कि भाई हुआ क्या, ये इसने ऐसे कैसे कर दिखाया। ठीक। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए वैकल्पिक केंद्रों पर नजर डालेंगे, यानी हम इस पूरे चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि अमेरिका का सामना करने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए गए और कौन कौन से संगठन ने उसका सामना कर रहे हैं, और कौन कौन से देश आए और आने वाले समय में कौन कौन से देश आ सकते हैं। ठीक। अब हम पढ़ते हैं, जैसे एक यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इसका चित्र है 1978 में दिसंबर में देंग सायोपिंग ने ओमन डोर यानी मुक्त द्वार की नीति चलाई। यानी मुक्त द्वार की नीति किसमें चलाई गई थी? चीन में चलाई गई थी। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। यानी ये चीन वाला बात है, हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। अभी इसमें हमें इसमें क्या पढ़ना है, यूरोपीय संघ क्या है, उसकी स्थापना क्यों की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक। अब हम पढ़ते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या है? जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान थे। यानी वहाँ के नेता परेशान क्यों थे? क्योंकि भाई आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, और वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात आ गए थे कि खाने खाने पर वहाँ पर लड़ाई होने लग रही थी, आदमी आदमी को मारने लग गया था, इतनी बदतर हालत हो चुकी थी वहाँ पर। और अर्थव्यवस्था तो इतनी गिर चुकी थी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब खाने के लिए वो लड़ सकते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था अपने आप ही बहुत ही खराब हो गई थी। इसको वो नेता लेकर बहुत चिंतित हुए, भाई आने वाले समय में और हमारी क्या है, हालत बहुत खराब हो जाएगी, हमें कुछ करना चाहिए। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों की संस्थाओं पर आधारित पर अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। यानी क्या कहा गया, क्या किसी के पहलू को दो सिक्के होते हैं, यानी एक कोई अगर हम सिक्का ले तो उसके दो पहलू होते हैं, या तो वो टेल आएगा या हेड आएगा। ऐसे ही इसका देश का था, यानी यूरोप का था। अगर हम दुश्मनी चालू करेंगे तो हमारा देश और ज़्यादा बर्बाद होगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़िया तरीक़ा से बनाएंगे, वहाँ पर अर्थव्यवस्था बढ़िया का तरीक़ा से चलाएंगे और विकास करेंगे, तो वहाँ पर क्या है, बढ़िया डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और उसकी अर्थव्यवस्था ऊपर जाती चले जाएगी और आने वाले समय में अच्छे कगार पर ये आ जाएगा। और दुश्मनी करेंगे तो बस लड़ाई झगड़े और वो और ज़्यादा व्यवस्था उसकी खराब हो जाएगी। यानी अब उसके सामने विकल्प थे दो, चाहे तो वो दुश्मनी को कबूल करे या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को और अच्छे से सुधारे। दूसरे विश्व युद्ध ने अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जो भी उनको मान्यताएं थी यूरोप में, उन सभी को व्यवस्था को एक तरीक़ा से बहुत बर्बाद हो चुकी थी, बहुत खराब हो गई थी। और इस आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे, यानी जिसके आधार पर यूरोप देशों के आपसी संबंध बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो खराब हो गई और 1945 तक यूरोप देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बादी तो झेली ही। यानी 1945 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब खत्म हुआ था तो उसने अपनी क्या की, अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली। उसके बाद क्या हुआ, मान्यताओं और व्यवस्थाओं को दुष्ट भी होते हुए देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। एक तो उसका अर्थव्यवस्था खराब हो गई और दूसरा उसकी जो मान्यताएं थी, उसकी जो पहचान थी, इमेज थी, वो भी पूरी तरीक़ा से विलुप्त हो गई और खराब हो गई। ठीक। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध भी मदद मिली। यानी 1945 के बाद यूरोप के देश में जो मेल मिलाप था, आपसी जो संबंध थे, शीत युद्ध की मदद से उनको क्या मिली, मदद मिली। और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। देखिए, अमेरिका की टक्कर के लिए एक संगठन
बन रहा था। मगर जब भी अमेरिका ने इस संगठन की सहायता की और यूरोप के लोगों की सहायता की, और सहायता करने के बाद एक इस सहायता में यानी उनको सहायता ऐसी की है, यानी उस सहायता के कारण जो यूरोपीय जो देश थे वो अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाएं और आने वाले समय में जो हमसे कर्ज ले रहे हैं वो हमें वापस दे दिया जाए। यानी भाई सही बात है, यानी उन्होंने क्या, अगर अमेरिका इसकी सहायता नहीं करता तो आज जो यूरोप जो देश हैं वो आज ऐसे देश नहीं होते, ये हकीकत है। ठीक है, तो इसने जो अमेरिका ने इसकी सहायता की थी वो कुछ संधि से की थी, यानी कौन सा, उसको हम क्या कहते हैं इसके बारे में चर्चा करें। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। जो इसकी जो सहायता की थी उसको हम क्या जानते हैं, मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। ये हर बार पूछा जाता है या पूछ लेते हैं एमसीक्यू में या वन वर्ड में कि मार्शल योजना क्या है और इसके तहत किसकी क्या की गई थी, मदद की गई थी, और ये क्या है, इसका पूरा विवरण दीजिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना क्या थी, जो अर्थव्यवस्था के लिए जो भी उस यूरोप की जो मदद की गई थी वो मार्शल योजना के तहत की गई थी। अमेरिका ने इसकी मदद की थी। ठीक, अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, यानी अमेरिका ने ही नाटो के तहत, नाटो एक इनका संगठन है, उसके तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया अमेरिका ने। और मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय अर्थव्यवस्था सहयोग संगठन की स्थापना हुई। यानी यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, 1948 में। अभी यूरोपीय संघ की नहीं हुई, अभी उसकी क्या हुआ है, एक संगठन यानी एक शाखा बनी है ओनली, और वो शाखा कौन सी है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। इस और इसकी स्थापना कब हुई, 1948 में। किसने की गई थी, अमेरिका ने की गई थी, नाटो के सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत। ठीक, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद दी गई या मिले, ठीक, मदद दी गई इसके तहत। और ये एक ऐसा हुआ कि ये एक ऐसा मंच बन गया कि जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू करना स्टार्ट कर दिया। यानी एक ऐसा मंच बन गया इसके माध्यम से 1948 के बाद कि यहाँ पर पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के देशों ने मिलकर इसमें साझी संपदा या कहो साझा विकास करने में ये तत्पर हो गए और राजी हो गए। और इन्होंने जो पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर दिया। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग मामले में एक अलग कदम साबित हुई। 1948 में अलग वो था, उसमें क्या था, आर्थिक सहयोग किया गया था। और इसमें क्या गया था, 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक जो भी कार्य होंगे वो इसमें रखे गए। राजनीतिक यानी जो भी उसके राजनीतिक कार्य किए गए, यानी पार्टी का सहयोग करे या कोई ऑन करे, तो वो एक अलग था, यानी वो राजनीतिक में आ गए। और आर्थिक माने उसकी पैसे देकर उनकी सहायता करना, यानी मार्शल योजना के तहत उनकी जो सहायता की गई थी वो इसमें 1948 में की गई थी। और 1949 में क्या, राजनीतिक सहयोग किए गए। ये एक कदम साबित हुआ। यूरोप में पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था में आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। यानी जैसे जैसे सहयोग किया गया अमेरिका ने यूरोपियों का, ये यूरोप जो था उसके सहयोग किया गया मार्शल योजना के तहत, तो उसमें क्या हुआ, जो पूंजीवादी देश, जो अमेरिका क्या था, पूंजीवादी देश था, पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। यानी उनको भी फायदा मिला इसका सहायता करने से। और इस एकीकरण का कार्यक्रम देखें, और इस परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। यानी इन सब करने के बाद 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। ठीक है, और यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। अब क्या था, इस प्रक्रिया जैसे ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, चालू हुई, तो एक ये राजनीतिक रूप यानी स्वरूप का एक प्राप्त कर लिया इसने। और सोवियत गुट के पतन के बाद, यानी सोवियत संघ खत्म होने के बाद यह प्रक्रिया तेजी में आ गई। यानी जैसे ही इसने सहायता की यूरोपीय वालों की, पश्चिमी यूरोप वालों की, तो इनकी बोलबाला और ज़्यादा बढ़ गया और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने लग गए, या स्वरूप एक राजनीतिक का एक स्वरूप ले लिया इसने कि वहाँ पर भी एक शासन व्यवस्था अच्छे से चलानी स्टार्ट कर दी। उसके तहत वहाँ पर कितना विकास किस जगह पर किया जाना चाहिए, किस जगह नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा वहाँ पर होने लग गया।
और सोवियत गुट यानी सोवियत संघ जैसे ही खत्म हुआ और उसके बाद पूंजीवादी देशों की और ज़्यादा हर क्षेत्र में पहल ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ, इस तेजी के कारण 1992 में इस प्रक्रिया की परिणाम स्वरूप यानी ये सब होने के बाद 1992 में इस प्रक्रिया की परिणागति के कारण यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। यानी यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, 1992 यानी 1992 में यूरोपीय संघ बन गया था और इस यूरोपीय संघ के रूप में ये हुई थी। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति और आंतरिक मामले और न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग और एक समान मुद्रा चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया था। अब भाई ये रास्ता, ये यूरोपीय संघ जो संगठन बना था, जो क्षेत्रीय संगठन था, इसमें क्या कहा गया, क्या देखा गया कि सबसे पहले उन देशों में जो यूरोप में जो देश हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी। आंतरिक मामले यानी वहाँ पर जो देश हैं उसके अंदर कैसे वहाँ पर शासन चलाया जाएगा, विकास किया जाएगा, अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा और उसमें न्याय कैसे होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी को ये भरोसा दिया गया और कहा गया कि आने वाले समय में यूरोप अच्छी कतार पर आए जाएगा और अर्थव्यवस्था इतनी सुधर जाएगी कि बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, और ये क्या था, एक समान मुद्रा, यानी फिर क्या भाई, सुरक्षा भी हो गई, ठीक है, आंतरिक मामले भी उसमें देखे गए और अर्थव्यवस्था भी सुधारने के लिए कहा गया और क्या कहे, एक समान यानी एक जैसी मुद्रा का प्रचलन होगा। ठीक, एक जैसी मुद्रा चलेगी पूरे यूरोप में, अन्य कोई मुद्रा नहीं आएगी। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। यानी एक ये क्या था, जब ये बना था तो आर्थिक सहयोग के लिए बना था। ठीक, यानी हम अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, जैसे जैसे कोई चीज़ बढ़ती जाती है ना वो ऐसे ऐसे ही जन विकास होता जाता है। ऐसे ही इस यूरोपीय संघ में क्या होने लगा कि राजनीतिक रूप लेता चला गया और अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह काम करने लगा है। यानी पूरे यूरोप में एक ऐसी इसने पहचान बना ली है, इमेज बना ली है कि पूरे यूरोप में इसका बोलबाला है और इसने एक राजनीतिक जन राजनीतिक मसले ये सॉल्व पूरे करता है वहाँ पर। ठीक है, पूरे राष्ट्र में और पूरे उन राज्यों में, ठीक है, देश और राज्यों में दोनों इसकी क्या चलती है किसकी, यूरोपीय संघ की, कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक, हालांकि यूरोपीय संघ संविधान बनाने की कोशिश में तो असफल हो गई, लेकिन अपना झंडा, गान, राष्ट्रीय गान जो होता है उस देश का, स्थापना दिवस, अपनी मुद्रा, भाई देखो यानी इसमें क्या दिया गया, जो यूरोपीय संघ था इसने संविधान बनाने की कोशिश की मगर ये संविधान बनाने में क्या हुआ, असफल हुआ और यानी संविधान तो नहीं बना पाया, बट इसने क्या किया, अपना एक झंडा बनाया। ठीक है, झंडा बनाया, एक अपना राष्ट्रगान बनाया और अपना स्थापना दिवस बनाया कि कब स्थापना हुई थी 1992 में, इसका स्थापना दिवस बनाया कि एक इस दिन इसका क्या है, जैसे हमारे 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था उसका भी जिस दिन वो जो बना था उस दिन के लिए स्थापना दिवस बनाया गया और अपनी मुद्रा का प्रचलन, एक ही मुद्रा पूरे यूरोप में चलेगी। ठीक, मुद्रा का प्रचलन किया। अन्य देशों के संबंध के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश सुरक्षा नीति भी बना ली और नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की, आज भी विस्तार कर रहा है और नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यानी जो नए देश जुड़े थे जो सोवियत संघ से टूटकर वो यूरोप में आ गए थे और यह प्रक्रिया आसान नहीं रही, ये प्रक्रिया बड़ी आसानी से वो इसमें नहीं आए, उन्हें भी उन समस्याओं का, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा और जब वो यहाँ पर शामिल हो हुए। ठीक, अनेक देशों को लोग इस बात को लेकर बहुत खास उत्साहित नहीं थे, जो कि अब आगे हम पढ़ते हैं। ये यूरोपीय संघ का एक झंडा है, इसमें क्या है, सोने के रंग के सितारों के घेरा यूरोप के संघों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। जो इसमें जो स्टार दिए गए ना ये इन देशों की एकता का प्रतीक है, यानी सभी देशों को ये क्या है, बांधे हुए है। ठीक है, इसमें 12 सितारे, क्योंकि इसमें 12 की संख्या में को वहाँ की परंपरागत रूप से पूर्णता, समृद्धता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं क्या है। यानी देखो इसमें जो नीला वाला जो क्षेत्र है
ये पहला यूरोप में जो यूरोपीय संघ के देश थे, और जो नए जो यूरोपीय पतन यानी सोवियत संघ का जो पतन हुआ था उसके बाद इसमें जो आए थे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बोलोविया, ये नए देश आए थे इसमें। ठीक, ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी, यानी उन क्या था, यूरोप में जो देश थे उनको ताकत जो क्या थी, हासिल थी। अब ये यूरोप संघ को दे दी जाए, यानी जो वहाँ पर जो देश थे जो उसमें नए आए हैं उन देशों की ताकत किसको दे दी जाए, यूरोपीय संघ को दे दी जाए। और यूरोपीय संघ के कुछ देशों को शामिल करने पर सवाल भी असहमत थी, यानी यूरोप संघ में कुछ देश को शामिल करने के लिए भी बहुत बहसें हुई कि इनको किया जाए या नहीं किया जाए। यूरोप संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है, यानी यूरोप संघ का पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति में देख लो, राजनीतिक स्थिति में देख लो, कूटनीतिक स्थिति में देख लो, सैनिक प्रभाव पर देख लो। कूटनीतिक क्या होते हैं, यानी एक रणनीति बनाते हैं, गुप्त रणनीति, इसके तहत ये अपना कार्य करते हैं। ठीक, 2016 में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। देखो भाई 1992 में जब ये बना था इसकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसने अमेरिका ने इसका सहयोग किया था मार्शल योजना के तहत, मगर आज 2016 में विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बन चुका है। ये कितना डेवलपमेंट किया इसने, कितना विकास किया इसने। अगर ये संगठन नहीं बनाता तो इतना विकास कर पाता क्या, नहीं कर पाता। और इसने एकजुट होकर यानी अपनी दुश्मनी को मिटाकर इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाया और उन्होंने विकास पर अपनी नज़र डाली और पूरा फोकस किया कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे ऊपर ला सकते हैं। और आज ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, यानी दूसरे नंबर की। पहले नंबर पर तो अभी अमेरिका ही है, और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है कौन, यूरोपीय संघ। ठीक, इसका सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू माने यानी इनके यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं, इनके यहाँ जो भी उद्योग जो फैक्ट्री है उनका 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ये 17,000 अरब डॉलर पर ईयर होगा शायद। ठीक है, जो अमेरिका के ही लगभग है, यानी देख लो सकल घरेलू उत्पादक कितना है, अमेरिका के बराबर है। अब आप देख सकते हो कि अमेरिका और यूरोपीय संघ में कितना अंतर रह गया, यानी आर्थिक स्थिति से तो अमेरिका को इसने टक्कर देना स्टार्ट कर दिया। किसने, यूरोपीय संघ ने। यानी इसकी जो मुद्रा थी यूरोप की, यूरो अमेरिका डॉलर के प्रारूप के लिए खतरा बन सकती है। यानी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि भाई अमेरिका के लिए कोई शक्ति उत्पन्न होगी या कोई सत्ता जो आएगी, क्या वो अमेरिका का बराबरी कर पाएगी, इसकी रोकथाम कर पाएगी कि नहीं। मगर भाई साहब इसने जो इस यूरोप था इसने कर दिखाया और आने वाले समय में दिखा सकता है और ज़्यादा। यानी अब क्या, अमेरिका को डर सा लगने लग गया कि हमारी डॉलर का रेट घट न जाए, बल्कि यूरो का जो बोलवाला है पूरे विश्व में ना बोलने लग जाए, क्योंकि यूरो जो थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई और यूरोप की डॉलर को प्राप्त के लिए खतरा उत्पन्न होता दिखाई देने लगा। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है। देख लो भाई, अमेरिका के मामले यानी व्यापार के मामले में अमेरिका विश्व की बराबरी में 3 गुना ज़्यादा है। कौन, अमेरिका 3 गुना कम है, सॉरी अमेरिका 3 गुना कम है और विश्व की व्यापारी में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है। किसकी, यूरोपीय संघ की। और कितना विकास कर लिया इसने, व्यापार के मामले में भी छोड़ दिया और आने वाले समय में मुद्रा के मामले में भी छोड़ सकता है। और इसके चलते ये अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों को पूरी धौंस के साथ बात करता है, यानी अपना जलवा दिखाता है कि मैं हूँ। तो सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पादक किसका है, अमेरिका। थोड़ा सा ही बराबर किसका है, यूरोप का। मगर व्यापार के क्षेत्र में 3 गुना ज़्यादा है कौन, यूरोपीय संघ। इसकी अपनी धौंस चलाता है और कहता है कि इसमें ऐसे नहीं, ये होना चाहिए, और अपनी दादागिरी चलाने लग गया है कौन, यूरोपीय संघ व्यापार के क्षेत्र में। ठीक, इसकी आर्थिक स्थिति, शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के इलाकों पर भी है। यानी ऐसा नहीं कि यूरोप जो संगठन है, यूरोप के जो देश हैं
वो अपने ही क्षेत्र में इसने पूरी अपनी शक्ति दिखा रहा है, नहीं पूरे विश्व में दिखाने लग गया है। अमेरिका को भी दिखाने लग गया है, अफ्रीका को भी दिखाने लग गया है, एशिया के कुछ क्षेत्रों को भी दिखाने लग गया है। और यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा क्या व्यापार के क्षेत्र में ये आगे है। तो भाई सबसे ज्यादा किसकी चलती है? जिसके पावर होती है, और पावर इसमें किसकी ज्यादा हो गई? यूरोपीय संघ की। और यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। और एक और इसकी बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है? ये सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य है। कौन? फ्रांस। इसके बलबूते पर और ज़्यादा ये अपनी शक्तियों को दिखाता है और जमाता अपनी धौंस दिखाता है, क्योंकि वीटो पावर का प्रयोग फ्रांस करता है। और यूरोप संघ के कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक, में प्रभावित हैं। और इसका एक उदाहरण है चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले में धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीतिक, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति को प्रभाव साबित हुई है। यानी इसने क्या, उन्होंने कहा था भाई चीन जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और उस पर सैनिक शक्ति का प्रयोग की जगह ये क्या करे, कूटनीति यानी ये सोचे, उस पर विचार विमर्श करे और एक क्या, एक रणनीति बनाए और उसके तहत ये एक कार्य करे और आर्थिक निवेश करे और बातचीत से ज़्यादा तरीका से हल निकाले, बजाय लड़ाई ना कर ये क्या है, बातचीत से ही ये हल निकाले। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। देखो भाई, देखो इसकी सकल घरेलू उत्पाद भी अच्छा हो गया, अमेरिका के बराबर पहुंच चुका था, व्यापार के क्षेत्र में 3 गुना है, और क्या, दुनिया की दूसरे नंबर पर इसकी सैनिक व्यवस्था भी हो चुकी है, सैनिक शक्ति भी क्या है, दूसरे नंबर पर है इसकी। तो भाई ज़्यादा हो गया कि नहीं? सबसे अधिक है, ठीक है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा खर्चा यानी सैनिकों पर, जो मिलिट्री पर खर्च करता है सबसे ज़्यादा कौन है? अमेरिका करता है। उसके बाद ही यूरोपीय संघ भी अपनी सैनिक पर उस अमेरिका से थोड़ा कम ही करता है, मगर दूसरे दुनिया में दूसरे नंबर पर जो रक्षा बजट यानी सुरक्षा बजट में कौन करता है? रक्षा बजट में अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ ही इस्तेमाल करता है, यानी उस पर खर्च करता है। यूरोपीय संघ के देश में फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इसके पास करीबन 335 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरा स्थान है, हर चीज में दूसरा स्थान है। देख लीजिए, आने वाले समय में और ज्यादा विकास करके 1992 में बना था, 1992 के आते आते जब आज क्या हुआ है, 2016 के आंकड़े हैं ये, 2016 में ये दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो आने वाले समय में ये अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है 100%। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मामले में दखल देने में सक्षम है, क्योंकि उसकी भाई आर्थिक स्थिति भी सही हो गई है, सब कुछ में समृद्ध है। तो वो क्या है, अपना दिखा सकता है अब क्या, अपनी पावर। और इसके मामले में ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में ये अपनी दखलंदाजी कर सकता है खूब अच्छी तरीक़ा से। और विदेश सुरक्षा नीति और कई बार दूसरे के खिलाफ भी हो सकते हैं ये। और यही कारण है कि इसके इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनल ब्लेयर ने इसका साथ में जर्मनी और फ्रांस के हमले के बाद खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिका गठबंधन में थे। या यूरोपीय संघ के कई जो देश थे वो अमेरिका गठबंधन में थे, और यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के लिए कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराजगी थी। कुछ क्षेत्र क्या कह रहे थे, हमारे यहाँ यूरो नहीं चले, और वो क्या चाहते थे कि हमारे यहाँ डॉलर ही चले, और वो क्या थे, किसके हितैषी थे, अमेरिका के हितैषी थे। इसीलिए वो उसकी तरफदारी करते थे और कहते थे यूरोप को हमारे यहाँ नहीं थोपा जाना चाहिए, और नाराज रहते थे। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अब ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा है, ठीक है, ब्रिटेन अलग हो चुका था। और डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्टेड संधि के साझी के साथ यूरोपीय मुद्रा को यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इसके विदेश रक्षा मामले में भी काम करने की और यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया कितना इसने डेवलपमेंट किया, विकास किया किसने, यूरोपीय संघ ने, और हर चीज़ में दूसरे नंबर पर आ चुका है।
और आने वाले समय में अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। और आपने समझा कि जो यूरोपीय संघ था वो क्यों बनाया गया था, शांति कायम करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, और वहाँ पर क्या था, सुरक्षा को पैदा, यानी सुरक्षा कैसे की जाए अच्छी तरीक़ा से, उसको कायम करने के लिए ये संघ बनाया गया था, क्षेत्रीय संगठन बनाया गया था। और इसके तहत यूरोप आज दुनिया में अपनी अलग पहचान है और आने वाले समय में और ज़्यादा ये विकास कर सकता है और अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। और आपने इसमें पढ़ा यूरोपीय संघ। अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में, आसियान क्या है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।